हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 8 द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। सो 1920 ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। ये अभी आई थिंक एक या दो क्लासेस और लेने के बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। राइट, सो अगर आपने यूनिट 1 to 7 अगर सारे टॉपिक्स एंड थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल एडिटेनमेंट पे जाकर के सारे सेशन सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर यूनिट का, तो यूनिट वाइज भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के वीडियोस अगर देखने हैं, सेशंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आप देख सकते हैं उन सेशंस को भी। राइट, सो हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको आई टेक यू टू द स्लाइड वेयर आई हैव टू लाइक वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. Let me show you the slide. ओके, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था। ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एक्ट की बात की थी हमने, उसके अंदर डेफिनेशंस की बात की थी, अकाउंटिंग ईयर की बात की थी, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। राइट, एंड हमने बात की थी एलोकेबल सरप्लस की। एलोकेबल सरप्लस सेक्शन 2(4) के अंदर आता है। एलोकेबल सरप्लस वो होता है जिसको हम लाइक नेक्स्ट ईयर में एक तो होता है एलोकेबल सरप्लस। सरप्लस दो तरह से होता है, सेट ऑन सेट ऑफ। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आप देखिएगा, उसको आपको समझ में आएगा कि सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑन वो होता है जो इन होल प्रोसीडिंग 2 years टू 12 months, पूरा जो एक साल होता है उस एक साल में जो प्रॉफिट होता है कंपनी का। राइट, और प्रॉफिट के बाद आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को कटौती करने के बाद, सारे खर्चे को देखने के बाद जो एक स्पेशल जो अमाउंट, जो सरप्लस, जो अमाउंट एलोकेबल सरप्लस यू कैन से बचता है बोनस, बोनस देने के बाद, सैलरी देने के बाद, सब सारे वेजेस के बाद जो अमाउंट बचता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑन। सेट ऑन मतलब वो प्रॉफिट में जब होता है। सेट ऑफ वो होता है जब लॉस में होता है, कि आपका जितना खर्चा है उससे खर्चा, प्रॉफिट तो छोड़िए, आपका जो खर्चा है उससे भी कम आपका इनकम हुआ है पूरी मंथ में, जो कि आप माइनस में चल रहे हैं, तो वो हो गया आपका सेट ऑफ। सेट ऑन सेट ऑफ इस तरह से हम समझेंगे। राइट, सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी एलोकेबल सरप्लस क्या होता है। उसको मैंने मतलब आपको समझाया तो था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि मैं जब नया सेशन लूंगी तो उसमें आपको ये अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला देखेंगे एलोकेबल सरप्लस के अंदर। सबसे पहली बात करेंगे एलोकेबल सरप्लस सेक्शन 2(4) के अंदर आता है। पहला है उसके अंदर, इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी, मतलब बैंकिंग कंपनी को छुड़ा करके, मतलब छोड़ करके, which has not made the arrangements prescribed under the Income Tax Act 1961 for the declaration and payment within India of the dividends payable out of its profit in accordance with the provisions of Section 194 of the Income Tax Act 1967% of the अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्या कह रहे हैं, इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी, मतलब बीइंग अ कंपनी जो एम्प्लॉयर होता है, एक्सेप्ट मतलब बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर की बात की जा रही है, अदर सेक्टर की बात की जा रही है, बैंकिंग सेक्टर इसमें नहीं इंक्लूड होगा। सो बात क्या कह रहे हैं कि इन रिलेशन टू एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी, मतलब एज अ कंपनी जो एम्प्लॉयर का क्या रोल होता है एलोकेबल सरप्लस को लेकर के हम देखेंगे। in relation to an employer being a company other than a banking company which has not made the arrangements prescribed under the Income Tax Act 1961 for the declaration and payment within India of the dividends payable out of its profit in accordance with the provisions of Section 194 of the Income Tax Act 67% of the available surplus in an ईयर। सो जो एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, जो आप बोनस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इम्प्लॉय को, तो जो आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो डिविडेंड होता है, जो आपका लाभांश होता है, उसका उस प्रॉफिट का जो 67% होता है, 67% के बेसिस पर आप उसको अपना लाइक जैसा कि मैंने बताया लास्ट सेशन, अगर आपने देखा होगा कि मिनिमम बोनस कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए और मैक्सिमम कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मिनिमम होता है
8.33% एंड मैक्सिमम 20% आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका भले प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मिनिमम जो 8.33% आपको बोनस देना है एम्प्लॉय को, वो देना ही देना है। अगर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है तो आप चाहेंगे कि लाइक एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरा फायदा हुआ है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा खासा अमाउंट पे करूँ, बोनस पे करूँ, तो मैक्सिमम आप 20% अपने जो आपका एलोकेबल सरप्लस है उस एलोकेबल सरप्लस का 20 मतलब जो अवेलेबल सरप्लस है अभी आपके पास उसका मैक्सिमम 20% आप दे सकते हैं अपने प्रॉफिट का, राइट। दूसरा देखेंगे, इन एनी अदर केस 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, मतलब जो केस है बैंकिंग सेक्टर की जब बात कर रहे हैं आप, बैंकिंग सेक्टर में 67% का रेशियो रखा गया है। अदर सेक्टर में इन अदर केस 60% ऑफ द अवेलेबल सब मतलब 60% अवेलेबल सरप्लस पे के बेसिस पे पेमेंट दिया जाएगा। Thus, the allocable surplus is the workers' share in the available surplus. क्या कह रहे हैं, जो एलोकेबल सरप्लस होता है इज द वर्कर्स का शेयर इन द अवेलेबल सब, मतलब उसमें जो अवेलेबल सरप्लस होता है, जो अमाउंट होता है, जो इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट से प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट का अवेलेबल सरप्लस होता है उस वो वर्कर्स का होता है, यू कैन से, ठीक है, उसमें वर्कर्स की शेयरिंग होती है। इट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज इन द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर है, रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, उस ईयर में उसको प्रोवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, राइट। एम्प्लॉय सी देखेंगे, एम्प्लॉय सेक्शन 213 के अंदर आता है। इसके अंदर देखेंगे, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस, ठीक है। अप्रेंटिस को आप एम्प्लॉय नहीं कह सकते, अप्रेंटिस की अलग जॉब प्रोफाइल होती है, मतलब वो सीखने के लिए, प्रैक्टिकली सीखने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, दैट पर्सन इज अप्रेंटिस। वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे कह रहे हैं एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेज नॉट एक्सीडिंग 3500 पर Mensam in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied. So क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, वो सुपरवाइजर लेवल पे हो, मैनेजरियल लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, टेक्निकल और क्लरिकल लेवल पे हो, वो पर्सन क्या कहा जाएगा, दैट पर्सन विल बी नोन एज एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय किसके अंदर आता है, सेक्शन 213 के अंदर आता है, राइट। डी देखेंगे, सैलरी और वेज, सेक्शन 221 के अंदर आता है सैलरी और वेज। सैलरी को वेज भी कहते हैं, वे सैलरी भी कहते हैं, राइट। सो सेक्शन 221 के अंदर आता है ये। इट मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवर टाइम वर्क, मतलब रेम्यूनरेशन और सैलरी आप किसको कहेंगे, आप जो ओवर टाइम कमाते हैं, ओवर टाइम को आप सैलरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ओवर टाइम को छोड़ करके जो आपका ओवर टाइम वाला अमाउंट होता है उसको आप सैलरी या वेज नहीं कहेंगे। सैलरी और वेज आपका वो होता है, it means all remuneration other than remuneration in respect of overtime work capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment. It includes dearness allowance। क्या wages और salary को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये wages है। पहली बात, आप जो का जो ओवर टाइम अमाउंट होता है, जो मनी होता है, उसको आप रेमुनरेशन के तौर पे नहीं देखेंगे, उसको वेज या फिर सैलरी की तरह नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। आपका जो आप सैलरी या वेज किसको मानेंगे, जो अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस, जो जिसको आप डीए बोलते हैं,
DNS allowance, that is to say all cash payments by whether, लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, लास्ट सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ मैं, that is to say all cash payments by whatever name called paid to an employee on account of a rise in the cost of living, but it does not include, क्या नहीं इंक्लूड करता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि आप वेज या सैलरी किसको नहीं कह सकते हैं। आपका जो ओवर टाइम अमाउंट होता है उसको आप सैलरी या वेज में काउंट नहीं करेंगे। आपका सैलरी या वेज कौन सा होता है, वो होता है आपका डीए होता है, एचआरए होता है, राइट। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बात की गई है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस का मतलब डीए, आपका जो डीए होता है आपकी सैलरी का पार्ट होता है, बेसिक पे के बाद आपका डीए होता है, राइट। सो डीए को आप कह सकते हैं कि दैट इज योर सैलरी, बेसिक जो पार्ट होता है उसको बोल सकते हैं सैलरी, राइट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, लास्ट लाइन देखेंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ऐसा क्या है किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर बोनस, मतलब कि अब बोनस सपोज किसी पर्सन को मिल रहा है तो उसका उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस बोनस को पाने के लिए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसा क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो गया पर्सन की वो उसको बोनस नहीं मिल सकता है, किस केस में वो बोनस ले सकता है, एलिजिबल है, और किस केस में वो बोनस नहीं ले सकता है, वो डिस्क्वालीफाइड है। देखेंगे, पहला है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, सेक्शन 8 के अंदर आता है। कोई भी पर्सन अगर एलिजिबल है एज ए एम्प्लॉई बोनस के लिए, दैट पर्सन कम्स अंडर सेक्शन 8। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस कम्स अंडर सेक्शन 8। Every employee shall be entitled for bonus provided he has worked in the establishment for not less than 30 working days in the year। मतलब पूरे साल में प्रोसीडिंग 12 मंथ्स में कम से कम 30 दिन काम करना चाहिए किसी भी पर्सन को एज ए एम्प्लॉई, नो, एज एन एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब तक 30 डेज कम से कम काम नहीं करते आप एलिजिबल नहीं होंगे बोनस के लिए। तो 30 डेज का मिनिमम कंडीशन है कि आपको मिनिमम 30 डेज देना ही पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब पूरे एक साल में, तब आप क्वालिफाई होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसका बोनस का, सेक्शन 9 के अंदर आता है डिस्क्वालिफिकेशन, बी देखेंगे। एन एम्प्लॉई शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रिसीविंग बोनस इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, अगर वो सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, निकाल दिया गया, या फिर वो छोड़ चुका है, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पहला इसके अंदर क्या केसेस हो सकते हैं कि वो डिसमिस क्यों कर दिया गया है, केसेस क्या हो सकते हैं, पहला है फ्रॉड, या तो उसने कुछ फ्रॉडलेंस एक्टिविटी की होगी, कुछ ऐसा किया होगा जो कि अनएथिकल है, नैतिकता उसमें नहीं है, अनैतिक है वो। दूसरा राइटियस और वायलेंट बिहेवियर, मतलब कोई लोग होते हैं ना कि बहुत वायलेंट बिहेवियर वाले होते हैं, झगड़ा लड़ाई मार कर देते हैं अननेसेसरी, तो उस केस में भी नहीं दिया जाएगा। वाइल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर प्रीमाइसेस के ऑफिस के प्रीमाइसेस के अंदर किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी जिससे वो झगड़ा लड़ाई मारपीट करने लगा हो, राइट, कोई फ्रॉड किया हो, उस केस में भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड देखेंगे, थेफ्ट, कोई चोरी की है, मिस एप्रोप्रिएशन और सपोर्टेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि मिस एप्रोप्रिएट मतलब किस तरह किसी के साथ मिस व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, सपोर्टेज किया मतलब तोड़फोड़ की हो ऑफिस की प्रीमाइसेस में प्रॉपर्टी का, तो इन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होती है बोनस का, वो पर्सन क्वालिफाई नहीं होगा बोनस के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस क्या होगा देखेंगे इसमें, पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, सेक्शन 4 के अंदर आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस, ए देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, सेक्शन 4 के अंदर आता है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी वर्कड आउट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। द ग्रॉस प्रॉफिट derived by an employer from an establishment in respect of an accounting year, क्या कह रहे हैं, the gross profit is to be worked out in the manner specified in the first and second schedule। जो gross profit होता है उसको किस मैनर में स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, जो कि मेंशन है फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, किस तरह से उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। सेकेंड लाइन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग the gross profit derived by an employer from an establishment in respect of an accounting year shall, क्या है देखेंगे आगे किस तरह से
एक साल में पूरे साल को अगर देखा जाए तो पूरे साल का जोखा होता है, मतलब पूरे साल में आप देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि पूरे साल का क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसके बेसिस पे, पूरे ईयर के बेसिस पे आप निर्धारित करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है या फिर क्या है, राइट। पहला देखेंगे, in the case of banking company be calculated in the manner specified in the first schedule section 4A। तो क्या कह रहे हैं, इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी के केस में किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा प्रोसीडिंग 12 मंथ्स में। सो इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी की बात कर रही है, बैंकिंग सेक्टर के लिए, बी कैलकुलेटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल 4। मतलब जो बैंकिंग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 4A के अकॉर्डिंग। दूसरा देखेंगे, इन एनी अदर केस, दूसरे केस में, दूसरे स्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बी कैलकुलेटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल सेक्शन 4B। तो जो अदर केसेस है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, जो कि सेक्शन 4A के अंदर आता है, वेयर एज अदर सेक्टर के लिए, अदर स्टैब्लिशमेंट के लिए शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, जो कि सेक्शन 4B के अंदर आता है। बी देखेंगे, अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, सेक्शन 5 के अंदर आता है ये अवेलेबल सरप्लस। इसके अंदर देखेंगे, द अवेलेबल सरप्लस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर shall be gross profit after deduction the following prior charges। available surplus section 5 के अंदर आता है, available surplus in respect of any accounting year shall be gross profit after deduction the following prior charges। क्या क्या डिडक्शन हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। पहला देखेंगे डिप्रिशिएशन, दूसरा डेवलपमेंट रिबेट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट अलाउंस, तीसरा है डायरेक्ट टैक्सेस, चौथा है सच फर्दर सम्स आर एज आर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। सो क्या स्पेशली बोल क्या रहे थे कि किस तरह से उनका डिडक्शन होता है। तो जो डिडक्शन होता है, डिप्रिशिएशन को देखा जाता है कि कितना डिप्रिशिएशन हुआ है, तो उसके बेसिस पे भी डिडक्शन होता है। डेवलपमेंट रिबेट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट अलाउंस के बेसिस पे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस कितने पे किए गए, डायरेक्ट टैक्सेस के बेसिस पे होता है। और चौथा है सच फर्दर सम्स आर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। ये जो सारे मतलब हैं जो कि डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, अवेलेबल सरप्लस की में जो डिडक्शन होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे, किस किस के बेसिस पर होते हैं। चौथा आपने देखा, सच फर्दर सम्स आर स्पेसिफाइड इन थर्ड, ये किसमें स्पेसिफाई किया गया है, थर्ड शेड्यूल में किया गया है। The figure so arrived at is available surplus and 60% or 67% thereof is allocable surplus for payment of bonus। So जो पेमेंट ऑफ बोनस की बात करते हैं, तो जो अवेलेबल सरप्लस होता है 60% इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इन अदर इंडस्ट्री 67% होता है। तो 67% अगर आपका एलोकेबल सरप्लस होता है, तो अदर सेक्टर के लिए 67% का देखा जाता है कि एलोकेबल सरप्लस 67% है, उसके बेसिस पर बोनस ऑफ पेमेंट किया जाता है, पेमेंट ऑफ बोनस किया जाता है, एंड इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर 60% के बेसिस पे किया जाता है, राइट। दिस इज हाउ यूल अंडरस्टैंड बोन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, राइट। सो ये हमारा आज का सेशन, ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लैक नज़र आया हो, कोई कमी नज़र आई हो पीपीटी में, मेरी टीचिंग स्टाइल में, या फिर कंटेंट में, कंटेंट डिलीवरी में, तो आप मुझे बता सकते हैं। I'll take it positively and I'll work on that for sure. Okay, so thanks for watching me. Thank you very much.